जनता में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं सत्ता का महासमर। सत्ता का महासमर में हम बात करेंगे भाजपा की बगावत की। 162 कैंडिडेट्स भाजपा ने डिक्लेयर कर दिए हैं। इसी बीच जैसे जैसे अपने रास्ते बंद होते दिखाई देते हैं पार्टी में, तो लोग बगावत की ओर आ रहे हैं। बगावत की चर्चा यहां करना लाजमी है। 2013 में तो मोदी लहर की वजह से ज्यादा बगावत के सर उठ नहीं पाए थे, लेकिन 2008 में अगर जाएं तो भाजपा को सत्ता के रास्ते से रोकने के लिए अपनों ने ही काम किया था। 89 बीजेपी कैंडिडेट्स जो बगावत करके उतरे थे, उनमें से 33 सीधे बीजेपी की सीटों पर प्रभाव पड़ा, यानी कि 79 में अगर आप 33 जोड़ देते हैं तो मैजिक नंबर बीजेपी छू सकती थी, लेकिन 79 पे आंकड़ा अटक गया। 96 पे कांग्रेस के पास गई और कांग्रेस कुछ निर्दलीयों और बीएसपी को साथ मिला करके सरकार बनाने में कामयाब रही। तो यहां क्या बीजेपी ने उससे कुछ सबक लिया? बीजेपी की एक्सरसाइज काफी लंबी रही, लेकिन 40 विधायकों के टिकट काटने के बाद अब इनमें से कुछ लोगों ने तो साफ कह दिया है कि हम चुनाव लड़ेंगे। सुरेंद्र गोयल, जिसमें से आप एक दिग्गज मान सकते हैं, राज्य सरकार के मंत्री हैं, देवेंद्र कटारा, अनीता कटारा, कृष्णाराम नाई, ये वो चेहरे हैं जो अनाउंस कर चुके हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे और नामांकन भरने जाएंगे। खैर, आप मजमून देखिए और उसके बाद हम लौटेंगे। इस पूरी चर्चा को इसी पे फोकस रखेंगे कि बगावत के सुर जब उठते हैं तो उसका खामियाजा कितना उठाना पड़ता है, क्या पार्टियां उन्हें मना पाती हैं, और नए चेहरे जो पहले कहीं दूसरी जगह स्वाद चख चुके हैं वो अपने कितने हो सकते हैं। इतिहास गवाह इस बात का कि ढुलमुल जो होते हैं वो लंबे समय तक टिक नहीं पाते हैं, या कितने लोग लंबे समय तक पार्टी के साथ बंधे रहते हैं। ये चीजें कुछ हम आज गौर करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको मजमून पे ले जाएंगे और उसके बाद लौटेंगे हमारे पैनलिस्ट के साथ। बीजेपी ने राजस्थान चुनाव के लिए कुल 162 उम्मीदवारों की सूची तैयार कर दी। पहली लिस्ट में 131 तो दूसरी सूची में 31 लोगों को चुनावी मैदान के लिए उतार दिया गया है। दूसरी सूची आ जाने के बाद अगर पूरे समीकरण पर नजर डाला जाए तो इसमें 19 महिला, 26 जाट, 22 राजपूत, 27 एससी और 22 एसटी शामिल हैं। 162 लोगों की सूची में 44 नए लोगों को जगह मिली है, जबकि 40 लोगों के टिकट काटे गए हैं। दूसरी सूची के आ जाने के बाद भाजपा में विरोध के स्वर और मुखर हो गए हैं। 162 लोगों की सूची में से 40 लोग हटाए गए हैं जो वर्तमान विधायक हैं, तो संभव है उनकी नाराजगी भी बाहर आ ही रही है। सबसे अहम बात यह है कि 162 लोगों की जो सूची जारी की गई है, जिसमें से 40 नाम कटे हैं, ऐसे में 4 मंत्री भी दावेदारी से महरूम रह गए। राजस्थान में भाजपा को जनता के सामने रखने के लिए बड़ा सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि जिन 40 लोगों को उम्मीदवार का दावेदार बना करके 2013 में भाजपा ने चुनावी बैतरणी पार की थी, 18 में उन पे भरोसा क्यों नहीं रहा? क्या उनकी राजनीतिक परिपक्वता नहीं बढ़ी, या फिर जिस हिसाब से राज्य इकाई काम चाहती थी उस पर वे खरे नहीं उतरे? अगर ये पसंद नापसंद के तराजू में तौला गया तो बीजेपी के लिए फायदा कम, नुकसान ज्यादा होगा, लेकिन काम के तराजू में अगर तौल करके बीजेपी ने ये निर्णय लिया है तो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए फायदे का विषय होगा। लेकिन अहम बात यही है कि जिस तरीके के समीकरण को अब तक सामने रखा गया है, भाजपा में विरोध के ज्यादा पक्ष के सुर कम ही दिख रहे हैं। पटेगा कैसे बीजेपी समझे, लेकिन जल्द पटे ये बीजेपी के लिए फायदा का विषय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। तो चलिए, हम अब आपने मजमून देखा कि बीजेपी के लिए बगावत बात या बीजेपी की कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस की लिस्ट से पहले बीजेपी की 2 लिस्टें आ चुकी हैं। इस मोर्चे पे कहें तो बाजी मार ली है बीजेपी ने, और जब लिस्ट आती है तो ऑपरेशन उसी का होता है। बगावत की हम यहां बात कर रहे हैं कि बगावत आखिर होती क्यों है। हम जो समझ पा रहे हैं, 2 चीजें हैं यहां पे गौर करने की हैं। राजस्थान में राजनीति में एक ऐसा एनवायरनमेंट बन चुका है कि आप असेंबली इलेक्शन के दौरान अगर आप बागी भी चुनाव लड़ते हैं तो ठीक 4 महीने बाद में लोकसभा के चुनाव होंगे। उस वक्त पार्टी की अपनी मजबूरी होगी, आपको गले लगाएंगे।
क्योंकि जब दूसरों को, गैरों को जब गले लगाया जा सकता है तो अपनों को तो बिल्कुल दिल में घुसाया जाता है। तो एक बड़ी वजह है कि बगावत करिए, मस्त रहिए, जीत गए तुम्हारी किस्मत खुल जाएगी, और अगर नहीं जीते तो पार्टी वापस ले लेगी। 4 साल 4.5 साल में क्या समीकरण बदलेंगे, खास हो जाएंगे हम, उसके बाद वापस हम मूलधारा में आ जाएंगे। तो यह कुछ ऐसा एक ट्रेंड बन चुका है राजस्थान में कि बगावत करिए, बस आपके अंटी में दम होना चाहिए और कार्यकर्ताओं की टीम होनी चाहिए, चुनाव लड़ सकते हैं आप। और यही हो रहा है। जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि बीजेपी खामियाजा 2008 में इसका उठा चुकी है, भुगत चुकी है। हमारे यहां 1993 से एक क्रम चल रहा है कि एक बार आप आइए, एक बार हम आते हैं, एक बार आप आइए, एक बार हम आते हैं। यह सिलसिला 2008 में टूट सकता था। 89 बागियों में से अगर कुछ को बैठा देती बीजेपी के लोग, तो मुझे लगता है कि मुश्किल नहीं होता सत्ता की वापसी का। 79 सीट बीजेपी ने जीती, और बीजेपी, हम आपको, हमारा जो अपना एक आंकलन है, 33 सीट पर सीधे बीजेपी के प्रत्याशी अपने बागियों की वजह से हारे। खैर चलिए, हम चर्चा पर चलेंगे। हमारे साथ निमिषा गौड़ भाजपा नेत्री हैं, सुरेंद्र लांबा साहब कांग्रेस के नेता हमारे साथ में, पूनम चंद जी भंडारी साहब वरिष्ठ नेता आम आदमी पार्टी के हमारे साथ है। सभी का स्वागत है। निमिषा जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। बगावत के सुर शुरू हो चुके हैं, अपनी अपनी कोशिश की जा रही है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहां जा रहा है, लेकिन बगावत होगी ये तय है, और लोग बागी के रूप में चुनाव भी लड़ सकते हैं। बीजेपी के सामने अपने लोगों को तो जिताना निश्चित रूप से हर राजनीतिक दल के लिए चुनौती होता है, बागियों से पार पाना भी एक बड़ी चुनौती आपके लिए हो सकती है। देखिए योगेंद्र जी, जब राजनीति के अंदर हम देखते हैं कि विधानसभा या हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, अब भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात की जाए तो यहाँ पर परिदृश्य बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाली पार्टी है। यहाँ पर जनता से कार्यकर्ता से रनकपुर में बातचीत, उसके पश्चात जयपुर में राय मशवरा, उसके बाद दिल्ली के बाद मंथन चिंतन होने के बाद उम्मीदवारों की लिस्ट तय की जाती है। तो पूरी एक संस्थागत प्रक्रिया से गुजरने के बाद लोकतांत्रिक तरीके से उम्मीदवार का चयन किया जाता है। तो उसमें स्थानीय मुद्दे भी शामिल होते हैं, कहीं पर अनावश्यक विवाद भी होता है, नाराजगी भी होती है, रूस ना मनाया भी जाता है। अभी तो हो सकता है कुछ लौट के आए, अपनी कवायद जारी है, अपनी बातचीत जारी है। तो भारतीय जनता पार्टी जहां पर इस तरह की बातचीत हो सकती है, उम्मीदवारों के चयन में जहां पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया, एक कैडर बेस्ड पार्टी है और एक कैडर लेवल पर जो प्रक्रिया को फॉलो अप करना पड़ता है वो फॉलो अप किया गया है। और इस बीच में यदि कोई बागी होते, नाराज होते, तो विपिन जी मैं अपने मुख से नहीं कहूंगी, भारतीय जनता पार्टी परिवार को छोड़ करके जो पहले भी गए हैं उनकी भी क्या स्थिति वो आपके सामने, मैं नाम नहीं बताना चाहती, आपको खुद ध्यान नहीं बातें। तो आज बड़े परिवार, संगठन, विचारधारा के साथ शामिल ना हो करके व्यक्तिवादी भी हावी हो जाता है और छोड़ के जाते भी हैं, तो बाद में क्या उनका रहता है भविष्य आपकी आंखों के सामने है। तो यहाँ एक कैडर बेस्ड पार्टी है जिसके पास स्तरीय स्तर पर अंत्योदय से राजस्थान में प्रारंभ होकर के अंतिम व्यक्ति तक भारतीय जनता पार्टी पहुंच चुकी है। मैं एक बात बताऊंगी, 93 से पहले बिल्कुल आपने ठीक कहा, एक बना, लेकिन आपने देखा होगा कि लगातार राजस्थान के एकीकरण से लेकर के हमने 48 साल तक लगातार कांग्रेस ने एक मुश्त शासन किया है। उसके बाद 2 टेन्योर मैं डाइवर्ट नहीं होना चाहता, मैं आपको नहीं डाइवर्ट नहीं कर रहा, हम चलिए कांग्रेस से नहीं, मैं ये बात जानना चाह रहा हूँ। आपने कहा कि 48 ईयर्स से 93 से पहले कांग्रेस लगातार शासन में रही, लेकिन कांग्रेस का जिक्र क्यों आ रहा है अभी? जिक्र कांग्रेस बगावत करके आपके लगा होता है। दो सदस्यों से प्रारंभ हुई हुई पार्टी आज करोड़ों सदस्यों के साथ बन गई है। तो आज जाना आना, विचारधारा से मिलना, कहीं अपने हवी एक होता है, कई निर्णय स्वीकार करना। मैं ये कहना चाहूंगा बागियों की परवाह है, कुछ बागियों की परवाह करें आप लोग कि ये बगावत करेंगे तो होगा क्या? परवाह है क्या? मैं तो पूछना चाह रहा हूँ। जब पूरे उम्मीदवार प्रक्रिया से गुजर के आई, से मेरी बात पूरी है, जब मैं आपसे चर्चा करूं, जब प्रक्रिया से गुजर के हमारे उम्मीदवार आए हैं तो, और कैडर बेस्ड एक पार्टी है, तो कहीं पर रूस भी जाते हैं, व्यक्तिवादिता हावी भी होती है, तो बनाने के प्रयास अपने स्तर पर जारी है। बिल्कुल, आपको विचारधारा का सम्मान करना होगा। एक कहते हैं एक कार्यकर्ता को करना है सम्मान। हम तो देखे हमारे तरीके से चलेंगे, हमें जो अच्छा लगता है वो हम देखते हैं, बोलते हैं, कहते हैं, है ना। सुरेंद्र जी, आपके पास में आना चाहूंगा। देखिए, बगावत कहीं पे भी हो सकती है, ये नहीं हो कि बीजेपी में कुछ अलग चल रहा है, कहीं पे नहीं हुई, तो बगावत कहीं पे भी हो सकती है, क्योंकि आपकी पार्टी में भी इंतजार है
जब आवाज तो ढोल की तभी आएगी जब बजेगा, बजाई नहीं तो अभी आवाज कैसे आएगी? अभी इनके चाक भात ढोल सब बज रहे हैं अभी। तो खैर, बगावत के साथ साथ मैं एक बात और आप लोगों से जानना चाहूंगा। बात यह है कि जैसे अभी निमिषा जी ने कहा कि एक पूरी प्रक्रिया से गुजरे हम लोग, सलाह मशवरा भी किया, सारी चीजें की, कार्यकर्ताओं को सुना भी गया। कार्यकर्ता ये कहते हैं कि दूसरे के बाड़े में से उठा करके लेके आ जाओ और उसका तिलक करके और उसको टिकट दे दो। सभी पार्टियों में है ये। निश्चित रूप से योगेंद्र जी, पहले तो मैडम ने कहा कि हमारा परिवार का मामला है, निश्चित रूप से इनके परिवार का मामला है, ये जिसको भी टिकट दे। लेकिन सवाल यहाँ ये उठ रहा है, आपने जिनकी चर्चा की कैबिनेट मंत्री है सुरेंद्र गोयल जी, वो दिग्गज नेता थे, तो उनकी लेकर उन्होंने एक सवाल उठाया है कि भी मुझे अंदरूनी ये कहा गया है कि भी सुरेंद्र गोयल भ्रष्टाचारी थे। अगर सुरेंद्र गोयल को भ्रष्टाचार रहते हुए टिकट काटी गई तो कालीचरण सराफ जी को जो कल टिकट हुई है, तो कालीचरण सराफ कितने दूध के धुले हुए हैं, उनके भ्रष्टाचार के NRHM घोटाला है, या जो ट्रांसफर के लिए उनके सचिवालय में उनका ऑफिस नहीं खुलता था, उनके पेट्रोल पंप पे उनके बेटे से जाके लोगों को मिलना पड़ता था। इसी प्रकार अरुण चतुर्वेदी का जो मैडम आप बोलिए, आप खूब सफिशिएंट टाइम आप अपनी बात आरोप लगाएंगे, मेरी बात जब मैंने कहा शासन किया आपने दिया। सुरेंद्र जी बोल लीजिए, निमिषा जी बोल लीजिए, आपकी कोई भी कोई क्वेरी जो आपके जो आरोप आप बोल दीजिए, आप बोल लीजिए, लेकिन अब प्लीज आप बीच में मत बोलिए। आरोपों को आप बोल लीजिए बात करते हैं तो आप कहां पर गए, क्या बात हुई, कवायद बातों को लगाने के लिए एक सेकंड उनका आपने बात पूरी सुनी। उनका कहना है कि सुरेंद्र गोयल जी ने ये बात कही है, पार्टी की हम बात करेंगे ना, उनकी बातों क्या आधार है? बिना आधार पार्टी चुनाव करना है। आप कहे तो मैं जनती हुए बाइट सुना सकता हूँ कि मेरा तो एजेंडा सिर्फ एक है कि बीजेपी का सुपड़ा साफ करना, वो बोल रहे हैं ये बात। हमने कहा स्थानीय स्तर को लेकर दिल्ली तक है हमारा, लेकिन बात वहां पर पब्लिक को भी वहां पर बात आ रही है निराधार आपकी बातचीत के आधार पर जो आप बोल रहे हैं ना कि ऐसी कवायद लगा, काला कानून लागू नहीं हुआ, कवायद लगाने नहीं बैठे वसुंधरा जी से काला कानून यहाँ पर बैठे हैं भंडारी जी के इन लोगों की राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद मैं एक बात पूछना चाहता हूँ निमिषा जी, मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ आप, मैं एक बात प्लीज निमिषा जी, आप मुझे बताइए कि डिबेट को हमें डिबेट करने देंगे कि आप बीच में आप इंटरप्ट इस तरह से करती रहेगी तो मैं वाइंड अप भी कर सकता हूं। हमें कोई शौक नहीं है कि इस तरह से बीच बीच में चीखना, चिल्लाना, हल्ला मचे, ये सब हमारे यहां नहीं चलता है। आप बीच में आपको पूरा अवसर देंगे हम, लेकिन प्लीज बीच में नहीं बोले। अगर वो कुछ भी आरोप लगा रहे हैं मैं आपको अवसर दूंगा, आप पूरी तरह से आप उनकी बात को बोलिए। आपने कुछ भी जिक्र किया मैं उनको रोक रहा हूं, आप लेकिन पहले बीच में बोल रहे हैं। ये तय करके आते हैं कि आप लोगों के बिल्कुल डिबेट को हमें एकदम दाएं बाएं घुमा फिरा करके और बिल्कुल टाइम्स पूरा करना। प्लीज हम नहीं कर सकते ऐसे, नहीं बिल्कुल आप ऐसे नहीं कर सकते। नहीं तो आप मौका दीजिए, आप मौका दे रहा हूं आपको। आप मेरे मैं मुंह नहीं खोल रहा हूं, मैं मुंह नहीं खोल रहा हूं, आप उससे पहले बोल रहे हैं, मैं उनकी तरफ इशारा कर रहा हूं। प्लीज डाइवर्ट मत हो। इससे पहले तो आपने बोलना शुरू कर दिया, मैंने आपको भी रोका कि आप हमारा जो एजेंडा सिर्फ आप उसी पे रहिए। अगर आपको कहीं लगे जरा सा भी कि हाँ बिल्कुल हम डाइवर्ट कर रहे हैं कि हम बाइस्ड होकर के बात कर रहे हैं, बिल्कुल आपका अधिकार, आप टोकिए। मैं मुद्दे पे आना चाहता हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये देखिए राजनीतिक स्तर से ऊपर की बात है। कोई भी पार्टी हो, बगावत दो तरह से आती है। एक तो कार्यकर्ता अपना मन बना करके रखता है कि मैं नहीं, मेरे भाई को किसी को टिकट दिया जाएगा। ये सभी राजनीतिक दलों में है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, बीएसपी हो, कोई क्षेत्रीय पार्टी हो। जब दूसरी पार्टी से लेकर के या दूसरे किसी व्यक्ति को अपने खेमे में शामिल करके आप टिकट दे देते हैं, बगावत एक तो तब होती है। एक बगावत तब होती है कि जब सिटिंग पोजीशन में आते हैं या लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं और आपको टिकट नहीं मिला। और ये बगावत कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोई क्रांति आ गई। बगावत कहीं पे भी हो सकती है, किसी भी दल में हो सकती है। हम बीजेपी की बात सिर्फ इस वजह से कर रहे हैं कि बीजेपी ने अपनी टिकट डिक्लेयर की है। आम आदमी पार्टी अपना नया बेस बनाया है, इन्होंने अपने तरीके से टिकट बांटे हैं। तो ये बीजेपी का सिर्फ जिक्र इस वजह से, कल आपके टिकट डिक्लेयर होंगे, अगर कोई बगावत होगी तो आपकी हम चर्चा करेंगे। मैं उस पोजीशन में जानना चाहता हूं कि अगर कहीं से दूसरी पार्टी से कोई माइग्रेट होकर के आपके यहां पे आता है और उसका टिकट काट दिया जाता है तो अपनों पे सितम और गैरों को गले लगाते हैं, उस पोजीशन में क्या कार्यकर्ता की क्या एक पीड़ा होती है, कुछ बता सकते हैं आप लोग? निश्चित रूप से आपकी बात से मैं सहमत हूं
और बात ये भी है कि जो एस्पिरेंट होते हैं वो खूब लोग होते हैं, लेकिन आपने जो सवाल उठाया मैं उस पे आता हूं कि ये बात राहुल गांधी जी ने भी कही है कि पैरासूट या जो दल बदल के आते हैं हमारी पार्टी में, चाहे हरीश मीणा जी सांसद है वो आए हैं, अब हबीबुर रहमान एमएलए आए हैं, सोना देवी बावरी, ये जो लोग बीजेपी से छोड़ के आए हैं और इनकी टिकट डिक्लेयर होने के बाद राजस्थान से लगभग 2500 कार्यकर्ताओं ने 2 दिन में ज्वाइन किए। मेरा कहना यही है कि भी अनकंडीशनल पार्टी, ये फैसला ये पार्टी पर है, वो बिना किसी शर्त के आए हैं और जो पार्टी के कार्यकर्ताओं को के साथ है, जो उनको उनका वाजिब हक मिलना चाहिए, उसमें पार्टी का संगठन का निश्चित रूप से ध्यान होना चाहिए, क्योंकि जब तक जो कार्यकर्ता है वो 5 साल बेस तैयार करते हैं, आज भले ही हमारी पार्टी है हमारी, तो जिन लोगों लांबा साहब, लेकिन बात यही है कि जब हम जिस पार्टी में होते हैं तो वहां उसकी वकालत करते हैं। सुरेंद्र गोयल भी पिछले कुछ दिनों तक जब प्रभारी जहां के थे तो ये पाठ पढ़ा रहे थे वो जिलों में जाकर के कि पार्टी एकजुट है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सिद्धांतों को हमें फॉलो करना है, टिकट पार्टी किसी को भी दे उसके लिए हमें तैयार होना है, लेकिन ये सब कुछ भूल जाते हैं। योगेंद्र जी वो मैं यही कह रहा था, मैं मेरी बात पूरी करना चाह रहा था, मैडम अपनी बात रखते, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अगर उनको लगता है कि मैंने सुरेंद्र गोयल जी यही बात कर रहे हैं कि आप गलत बोलेंगे। सुरेंद्र गोयल जी ये बात कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा मैडम, सुरेंद्र गोयल जी ये बात कह रहे हैं कि भी मेरे को अगर आपने सोचा कि मैं करप्ट हूं तो अरुण चतुर्वेदी को क्यों टिकट दी, किरण माहेश्वरी जलदाय मंत्री थे, सुरेंद्र गोयल जी को बाद में जलदाय मंत्री बनाया गया था, इसलिए बनाया गया था कि उनका जो घोटाला पकड़ा गया था किरण माहेश्वरी जी का, तो एक तरफ तो उनको हटा करके तो मुझे मंत्री बनाया, या आपके अनीता बघेल जी का जो पोसार घोटाला है, अजय सिंह किलक उनको टिकट दी गई है, जो किसानों लेकिन सुरेंद्र गोयल जी की बात आप दिखा चुके हैं। लांबा जी सुरेंद्र गोयल जी ने जो कुछ बात कही है वो हम चला चुके हैं। मैं तो सिर्फ एक बात जानना चाह रहा हूं, आपने कहा कि अनकंडीशनल ज्वाइनिंग हुई है हमारे यहां पे। अविनेश महर्षि से दिल्ली में हमने बात की, उन्होंने कहा कि साहब मेरी कोई कंडीशन है चुनाव लड़ने की। अशोक शर्मा ने यही बीजेपी ऑफिस में ये बात कही कि मैं अनकंडीशनल ज्वाइनिंग है मेरी और कोई खास, मैं ऐसे नहीं आया हूं, जो पार्टी चाहेगी मैं उसी तरह से एक आम कार्यकर्ता के नाते। महेश प्रताप सिंह के भी यही बोल थे, यानी कि जो पार्टी ज्वाइन करता है कहा यही जाता है कि हम अनकंडीशनल हैं, लेकिन टिकट की भूमिका पहले से उनके लिए तय रहती है, सजा करके रखते हैं कि आपको यहां से चुनाव लड़ना है। आपकी पार्टी में भी ऐसा होगा, ये कोई नई बात नहीं है। हबीबुर रहमान आपकी पार्टी से गए बीजेपी में, बीजेपी से वापस कांग्रेस में आए और कांग्रेस निश्चित रूप से उनको टिकट देगी। और छोड़िए कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके लिए आपकी पार्टी में अभी खींचातान जो कुछ सीटों के लिए मच रही है उसमें से कुछ लोग वापस आए, घर वापसी जिनकी हुई है वो भी कुछ लोग हैं। तो ये केवल एक बीजेपी को कटघरे में इस लिहाज से नहीं खड़ा कर सकते हैं केवल राजनीतिक पार्टी, दूसरी राजनीतिक पार्टी के लोग। मैं तो सिर्फ एक आम सवाल पूछ रहा था कि उन लोगों को ऐसे कैसे परोस दिया जाता है, क्या पार्टी में कोई ऐसा वर्कर नहीं होता है कि जो सीट से जीत सके? अगर नहीं है तो फिर काय का मैकेनिज्म आप लोगों का कि इतने 5 साल में आप तय। देखिए जीत हार अलग बात है, वो जनता तय करती है, दिग्गज भी हार जाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी भी चुनाव हारे हैं तो इंदिरा गांधी भी चुनाव हारी हुई है, लेकिन ये राजनीतिक दलों का एक आज भी उस मैकेनिज्म का फेलियर पॉइंट है कि 5 साल में ऐसा कोई वर्कर उस सीट पर तैयार नहीं कर पाते हैं कि जो सीधा अपना मूल वर्कर चुनाव लड़ सके। हम दाएं बाएं से उठाते हैं, पैरासूट के लिए मना सब करते हैं, लेकिन देखा यह जाता है कि जीता हुआ है तो दीजिए पैरासूट, हवाई जहाज, छत्ता, बस, साइकिल सब चलेगी। मैं चलिए भंडारी साहब के पास जाना चाहूंगा। भंडारी साहब, बगावत का मैंने बताया, बगावत के पीछे की अगर पृष्ठभूमि देखें तो 2 ही कारण होते हैं, या तो कार्यकर्ताओं को हक मार के किसी को टिकट दिया जाता है, या मुझे लगता है कि मुझे नजरअंदाज करके किसी दूसरे को ताकतवर बनाने के लिए टिकट दिया है, मैं किसी साजिश का शिकार हुआ हूं। ये मेरे मन की अपनी पीड़ा होती है कि मैं जिताऊ था, मैं जीत सकता था, मेरी छवि थी, 5 साल मैंने मेहनत की है, मुझे टिकट नहीं दिया। सभी पार्टियों में आज नहीं तो कल आपको भी सामना करना पड़ेगा उस कंडीशन में। देखिए जी, मेरा ये कहना है हाँ, कि दोनों पार्टियां सिद्धांत विहीन पार्टियां हुई है। जब टॉप पर आदमी सही नहीं होता है तो नीचे भी गड़बड़ होता है। इन दोनों पार्टियों का एक काम रह गया है, शासन में कैसे आए, सत्ता में कैसे आए, उसके लिए जीता उम्मीदवार चाहिए, दागी हो बागी हो कोई हो, वो उम्मीदवार चाहिए। तो बगावत ये होती है कि आज कोई किसी पार्टी के अंदर है, वो पार्टी टिकट नहीं दे रही है, वो जानता है मैं दूसरी पार्टी में जाऊंगा मुझे टिकट देगा, मैं चुनाव जीत जाऊंगा। तो जहां दो, मैं इससे कह रहा हूं सिद्धांतहीन पार्टियां हैं, अगर इनकी दूसरी पार्टी को ज्वाइन करता अच्छी बात है, ये डिसाइड कर लें कि जो आएगा उसको इस बार तो टिकट नहीं जाएगा, 5 साल बाद देखेंगे क्या आइए, तो ये बगावत वाली बातें बहुत ठीक होंगी। अगर पार्टी में आपको सिद्धांत है और टिकट आपको नहीं दिया जा रहा है तो पार्टी में रहकर जो काम करना आप करिए, खत्म बात है।
लेकिन ये क्या हुआ कि आज मुझे भाजपा ने नहीं, मैं तो कांग्रेस चला गया, कांग्रेस का नहीं भाजपा, और भर्तियां खुली इन दोनों पार्टियों की, और दोनों पार्टी हमारी कार्डियस बेस्ड पार्टी है, हमारी सिद्धांत की वाली पार्टी है, हमारी ये पार्टी, इस तरह की बातें करते हैं। तो ये देश के लिए, प्रदेश के लिए घातक है। मैं तो जनता के लिए को भी आपके टीवी चैनल माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो बगावत करके आता है दूसरी पार्टी के अंदर, उसको कृपया वोट ना दें, उसकी जमा जब्त कराएं, तब इनको पता पड़ेगा क्या होता है और क्या नहीं होता। ये बागी को ज्यादा पता लगेगा इसका, बागी को पता लगेगा, बिल्कुल पता लगेगा कि पार्टी छोड़ने क्या होता है। जैसा शत्रुघ्न सिन्हा है, पार्टी में रह के विरोध कर रहे हैं ना, पार्टी में रह के विरोध करिए ना, तो ये अच्छी बात कर रहे हैं, आज उस आदमी की रेपुटेशन बनती है। लेकिन अब ये क्या हुआ, ये पार्टी छोड़ करके टिकट नहीं मिल रहा है, वहां चला गया, फिर बाद में आएंगे, घर वापसी हुई मेरी तो केजरीवाल मीणा जी 10 साल से गाली बकते रहे वसुंधरा जी को, क्या क्या नहीं कहा उन्होंने, और बाद के अंदर ये आ गया, मेरा तो घर वापसी हो गई मेरी, मेरा भाई आ गया वहां से। तो इस प्रकार की डॉक्टर हरि सिंह जी भी आए, डॉक्टर हरि सिंह जी भी आए, और मीणा जी वहां चले गए, मीणा जी वहां चले गए। अब दिल्ली का तो देखिए, और दिल्ली का बताओ क्या हुआ, अरे हमारा क्या आपके अंदर हार गया वो। चले चले चले, जनता ने समझ सिखाया, भटक जाएंगे बवाना, एक मिनट मुद्दे से भटक जाएंगे, नहीं वही मुद्दा है, वही मुद्दा है। बवाना का हमारा एमएलए था, दावेदारी की, सुन लीजिए आपको, बवाना में हमारा कैंडिडेट था जो एमएलए था, वो हमारी पार्टी छोड़कर रिजाइन करके और भाजपा में चला गया। दोबारा चुनाव जनता ने सबक सिखा दिया पर, और 24,600 वोट से हारा। ये जनता को देखना होगा कि जो बगावत कर, हार में भी दिल्ली मॉडल होना चाहिए। अब देख लीजिए हारा ना वो, जनता सबक सिखाया ना उसको। जनता कारण क्या है, उनको लगा कि दूसरी एक पार्टी अच्छी पार्टी है, हमारी पार्टी है, इसलिए अभी दोनों पार्टियां हैं तो करे क्या, मजबूरी है। चले मैं निमिषा जी के पास जाना चाहूंगा, कांग्रेस वोट देना, निमिषा जी के पास। और एक बात है, तो ये कह रही थी कि हमने बड़ी छानबीन की थी, ये की थी, 100 टिकट काटने की बात हुई थी उस टाइम, जो आपके मुझे बहुत मालूम है सर्वे किस प्रकार से हुआ था, काटेगा किसी के तो जागी। साहब यह मैं एक बात पूछना चाहूंगा आपसे, ये किसने कहा था कि 100 टिकट काटेंगे हम? देखिए बीजेपी के किस नेता ने कहा? मेरी व्यक्ति नहीं, मैं बताऊं, मेरे भी कई, आप पार्टी अपने खुद के अपने संगठन, निमिषा जी मेरे भी कई बीजेपी के किसी नेता ने, मैं अधिकृत रूप से किसी ने नहीं कहा टिकट, मेरे भी देखिए निमिषा जी, मेरे भी सारे पार्टियों से संबंध, बहुत अच्छे संबंध है, मुझे बहुत से संबंध है, मुझे आरएस के, मैं बताऊं कुछ, राजस्थान में एक मिनट की बात सुनो, आप पार्टी का प्रतिनिधित्व करने रहा है, क्योंकि यहाँ कोई वजूद नहीं है इसका। आप पार्टी का वजूद तो आपकी 2 सीट थी, 85 में आपकी 2 सीट थी, 85 में 2 आई थी, हमारी 5। एक बार आज हम निमिषा जी, दिल्ली में क्या हुआ आपका, दिल्ली में क्या हुआ, एक बार भंडारी साहब मैं ये कहना चाहूंगा, दिल्ली में क्या है, कोई भी राजनीतिक दल जो संघर्ष करके इस मुकाम तक पहुंचा, आप लोग एटलीस्ट ये हमारा एंकर झलकता है कि 2 सीट से आप 282 तक पहुंचे हैं, 2 सीट से पहुंचे हैं, ये आपका संघर्ष है ना। आज आम आदमी पार्टी के संघर्ष की बदौलत एक राज्य के अंदर सरकार बनाई है उन्होंने, एक में लीडर ऑफ अपोजिशन है पंजाब के अंदर, तो एटलीस्ट ये मत कहिए कि आपका वजूद है नहीं है, वजूद की बात नहीं है, वजूद तो नहीं दिल्ली में, निमिषा जी से अंतिम व्यक्ति। अच्छा निमिषा जी, दिल्ली में कैसे वजूद है, निमिषा जी के पास जाना चाहूंगा, एक सवाल, जनता पार्टी एक ही बात कहती है, निमिषा जी दिल्ली में कैसे वजूद है, निमिषा जी दिल्ली में बता दो 1 मिनट के लिए मेरे को क्या दिल्ली में क्या आपका वजूद, दिल्ली में क्या वजूद है आपको बताओ, बोलना चाहिए निमिषा जी, सवाल मेरा, निमिषा जी आप चले मेरा सवाल, मेरा सवाल निमिषा जी, मुझे वजूद है, इसमें मैं पूछता हूँ वजूद दिल्ली में क्या इनका, पार्टी लाइन में खड़े हुए हर अंतिम व्यक्ति तक दिल्ली में क्या हुआ आपका, दिल्ली में सशक्त समृद्ध विकास कृत संकल्पित भारतीय जनता सुने अंत्योदय कार्यकर्ता पे, देखिए मैंने आपको दिल्ली में अपने आपको अंत्योदय का सदस्य मान के चलते हैं, जरा उनका भी ख्याल करिए। देखिए हमने नहीं तय किया, कार्यकर्ताओं ने, हम सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर के स्थानीय पूछता कौन है मैडम, मंथन चला, वसुंधरा जी मिलने टाइम लेके आ रही है, आपसे बात कर रहे हैं, कैडर बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ताओं, अरे आप वसुंधरा में मिलते हो, 8,000 मिलते हो, नो सीएम आफ्टर 8 PM, बहुत नंबर है, नो सीएम आफ्टर 8 PM, आज तक 12,000, नो सीएम आफ्टर 8 PM मैडम, 12,000, नो सीएम आफ्टर 8 PM मैडम, सॉरी पूनम जी, इस तरह की भंडारी साहब प्लीज, मैं माफी चाहूंगा, ऐसे कमेंट से व्यक्तिगत किसी के भी ना करें, प्लीज ऐसे नहीं, हाँ बोलिए आप बोलिए, आप, मैं इतना चाहती हूँ जन टीवी आपने हमारे वजूद की बात कही ना, देती हूँ हमारे वजूद की बात कही आपने, प्रेफरेंस देती हूँ कि विश्लेषण बहुत सार्थक, आपने वजूद की बात कही, मैंने कहा दिल्ली में आपका क्या वजूद है, योगेंद्र जी, जिस तरह से आपका जिला, आपकी सरकार आपके द्वार, हमारी मुख्यमंत्री जी योजनाओं पर मैं जरूर आऊंगा, मैं निरंतर, हमारे बिल्कुल मंडे से हमारे मुद्दे शुरू हो रहे हैं के साथ, नहीं हमारे मुद्दे शुरू हो रहे हैं, हमारे मुद्दे शुरू हो रहे हैं, मंडे से आपको अवसर जरूर देंगे। फिलहाल हम
वर्तमान जो चीजें हैं, हम टिकट डिस्ट्रीब्यूशन, टिकट कटिंग, अच्छा, बगावत, जी, मैं उस पर आना चाहूंगा। आप सालों से राजनीतिक परिदृश्य देख रहे हैं राजस्थान का, स्पेशली मैं आपसे पूछती हूँ कि बताइए आप, क्या 12,000 कार्यकर्ताओं ने मिलकर के उम्मीदवारों का चयन क्या इससे पहले देखा आपने कहीं? रनकपुर से जयपुर, जयपुर से फिर दिल्ली, मंथन चिंतन, ऐसा कहीं देखा? छोटा सा सवाल है, आपके सवाल का जवाब, छोटा सा सवाल, सिंपल सा, बहुत छोटा सा। मैं तो इतनी सी बात जानना चाह रहा हूं कि इस मंथन में कार्यकर्ता को कितना तवज्जो दिया गया? देखिए, कार्यकर्ताओं ने किया है मंथन, कार्यकर्ताओं मंथन अलग बात है, सुना गया उनको, बिल्कुल उनको सुनने के आधार पर उन्हीं से तो उन्होंने तय किया है। हमारा कोई इसमें कोई अपना कोई एक व्यक्तिगत आधार नहीं। मुझे एक चीज बता दीजिए, आपके पार्टी में लोग झुंड के रूप में क्यों पहुंच रहे हैं कि इस आदमी को टिकट क्यों दिया, हम इसका विरोध करेंगे? अच्छा, बहुत सी बातें जहाँ परिवार बहुत बड़ा हो जाता है, वहाँ विरोध भी हो सकता है, वहाँ पर बातचीत की जरा सुलझाया भी जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आज मैं छोटा सा कोट करना चाहूंगा, मैं बिल्कुल आपको याद दिलाना चाहूंगा। आपसे मेरा प्रश्न आपने उत्तर दिया, क्या आपने मैंने कहा ना, आपने कहा कि 12,000 के पहले कभी देखा, मैं वही कहना चाह रहा हूं। आज मैं आपको एक चीज याद दिलाना चाहूंगा। माननीय ओकार सिंह जी लखावत 2008 में जब बगावत चल रही थी तो हमने उनसे पूछा था कि 80 से ज्यादा कार्यकर्ता आपके चुनाव मैदान में है, कि बड़ा परिवार है। देखिए, ये स्वाभाविक है, हम उनकी तकलीफ समझ सकते हैं, लेकिन उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं आपको आगाह कर रहा हूं इस बात को लेकर के, ये आगाह इस वजह से कर रहा हूं कि समझना नहीं समझना आपकी बात है। 89 आपके जो बागी 2008 में थे, 89 माफ करेगा 2008 में 89 थे, 33 सीट पे सीधा आपके बागियों की वजह से भाजपा प्रत्याशी को हारने का अवसर मिला जी। दुर्भाग्य के कारण हारा या कैसे भी आप मानिए, लेकिन 33 से मैं आपको, आप चाहेंगी तो मैं, क्यों लंबा समय लग जाएगा, मैं सीट बता सकता हूं कि कौन बागी था, कितने वोट उसने लिए, बीजेपी के कैंडिडेट को अगर ये वोट मिलते तो कितने मतों से वो जीत सकता था। ये सारी चीजें मैं आपको दिखा सकता हूं, मेरे पास सारे रिकॉर्ड हैं। तो उस वक्त भी यही बात कही गई थी कि बड़ा परिवार है, ये सब चीजें हो सकती हैं परिवार में। लेकिन आप लोग जो कह रहे थे, माननीय अमित शाह साहब कहे थे कि मुझे सब ध्यान है, मैं बहुत अच्छे से देख रहा हूं, कोई भी ये ना सोचे कि पार्टी में मैं बगावत करके चुनाव लड़ लूंगा या फिर हम जीत जाएंगे या दूसरे कोई पैरासूट से निकल करके आ जाएंगे। मैं 4 उदाहरण तो आपके सामने रख सकता हूं जो आपको, मुझे लग रहा है खुद को अच्छे से ये ध्यान होगा। अशोक शर्मा हो, चाहे महेश प्रताप सिंह हो, या फिर गुरदीप सिंह हो, अविनेश महरी से हो, ये इन लोगों का तो कोई वजूद नहीं रहा, बीजेपी का कोई लेना देना भी नहीं रहा। गले लगा करके चारों को टिकट भी दे दिया आप लोगों ने। उस पीड़ा को समझ सकते हैं आप लोग। कांग्रेस, माफ करिएगा, जो एक आम कार्यकर्ता है, 12,000 में से 4 लोग वो भी होंगे जो टिकट का सपना लगा करके बैठे होंगे। डॉक्टर मीणा भी, योगेंद्र जी, मैं खुद एक आम कार्यकर्ता की हैसियत से भारतीय जनता पार्टी, तभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए, मैं जहां तक देख रही हूँ कि विचारधारा पे संगठन सर्वोपरि, संगठन में कार्यकर्ता सर्वोपरि, इसके सामंजस्य के साथ जो भी उम्मीदवार संगठन, आपका बयान मैं ले लूंगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे सत्ता के महासमर में, और ब्रेक के बाद हम वापस लौटते हैं इसी मुद्दे पर। बॉलीवुड का जगमगाता संसार, नई फिल्मों के रिव्यूज, जानिए पब्लिक व्यूज, माया नगरी की हर गॉसिप, बात होगी स्टार्स के ब्रेकअप्स और नए लिंकअप्स की, फिल्मी सितारों की हर बात जानिए हमारे साथ। देखिए बॉलीवुड एक्सप्रेस। नहीं पकड़ा, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सत्ता का महासमर। हम बात कर रहे हैं राजस्थान भाजपा की बगावत की। जैसे जैसे नामांकन करने के पूरे होने के दिन नजदीक आ रहे हैं, वैसे ही बगावत के सुर निकल के आ रहे हैं। 162 प्रत्याशी तय कर चुके हैं, लेकिन कई जगह से जो खबरें आ रही हैं उसमें आ रही कि निर्दलीय के रूप में या दूसरी पार्टी से प्रयास करके कुछ लोग चुनाव लड़ सकते हैं। और बगावत की जो बू आ रही है या बगावत के सुर जो उठ रहे हैं, उसकी चर्चा करना लाजमी यहां पे यूं होगा कि 2013 में, क्योंकि नरेंद्र मोदी की वो आंधी थी जिसमें बागियों का कोई बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं रहा,
2008 में लेकिन बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किलें रही। जैसे मैं लगातार जिक्र कर रहा हूं कि 89 बागियों में से 33 ने बीजेपी की राह रोक दी। अगर ये 33 बागी संभल जाते भाजपा नेताओं से तो सत्ता का रास्ता वापसी पे ठप्पा लग जाता 2013 में एक बार फिर। लेकिन संभाल नहीं पाई बीजेपी और नुकसान उठाना पड़ा। चले, निमिषा जी के पास में मैं था। निमिषा जी, 2 सवाल मेरे हैं। आप एक वर्कर हैं, ये सवाल इस वजह से मैं नेता से नहीं पूछ सकता था, क्योंकि जब टेबल के इधर कोई बैठता है तो मायने बदल जाते हैं, लेकिन जैसे आप टेबल के उधर बैठते हैं तो आपका नजरिया बदलता है, आपको सुनने की क्षमता बढ़ जाती है। आप देखते हैं कि मैं आप जो कहते हैं कि आप न्याय की गुहार करने जाते हैं और सामने वाला देने वाला होता है। यहां एक कार्यकर्ता की मैं पीड़ा जानना चाहूंगा। चलिए, कार्यकर्ता 10 टिकट मांगते हैं, एक को मिलता है टिकट। मैं सहमत हूं राजनीतिक दलों की इस बात से, लेकिन 9 में थोड़ा सा विश्वास होता है कि चलिए मैं नहीं, मेरा किसी भाई को मिला है। उस पोजीशन में क्या होता है, किसी भी, मैं बीजेपी का जिक्र नहीं कर रहा हूं, यहां पे मैं आपको आगाह कर रहा हूं, बीजेपी का जिक्र नहीं है, किसी भी पार्टी में, इनकी पार्टी में भी अभी गए, आपकी पार्टी छोड़ करके। उस पोजीशन में एक कार्यकर्ता की क्या पीड़ा होती है। आप चाहे कितने ही अलग अलग मेथड से गुजरिए, आपने कहा कि 12,000 कार्यकर्ताओं से हमने चर्चा की, उनसे टॉक किया, उसके बाद में टिकट तय हो रहे हैं, लेकिन 4 सीटों 5 सीटों उन कार्यकर्ताओं में कुछ पीड़ा होती है कि हाँ देखो, अब कल तक हमने तैयारी की थी, हमने इतने दौर की बैठकें भी की और आज किसी को ला करके हमारे सिर पर बैठा रहे हैं। कुछ पीड़ा होती है कि या सहर्ष उसे स्वीकार कर लिया जाता है, जैसे नेता करते हैं वैसे कार्यकर्ता भी कर लेते हैं। योगेंद्र जी, मैंने आपको प्रारंभ में ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। कैडर बेस्ड पार्टी जब होती है तो उसमें संगठन और विचारधारा सर्वोपरि होती है। हर कार्यकर्ता, चाहे हमारे प्रधानमंत्री हों, चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी हों, वो सभी एक कार्यकर्ता की तरह संगठन में काम करते हैं और जहां सत्ता संभालते हैं तो वहां पर अपनी तरीके से कार्य करते हैं। तो जब कार्यकर्ता के मन में ये है कि संगठन जो निर्णय करेगा और संगठन कार्यकर्ताओं से निर्णय करता है, संगठन और कार्यकर्ता का एक ऐसा सामंजस्य है। और अभी आपने देखा होगा कि कुछ समय सूचना तकनीकी के काल में जो अभी इतना परिदृश्य बदला है, चुनावी सरगर्मियों का राजनीतिक परिदृश्य बदला है, तो मैं जहां तक समझती हूं कार्यकर्ता अपना, जब आप नरेंद्र मोदी ऐप खोलते हैं योगेंद्र जी, हमारा जो ऐप है उसमें ही वेरिफिकेशन, उसमें ही आप स्वतः ही खुद ही आप उसके अंदर अपने क्षेत्र के जो उम्मीदवार है उसके लिए पूरा वेरिफिकेशन मांगा जा रहा है। तो आज कार्यकर्ता हो चाहे आमजन हो, उन सबका वेरिफिकेशन उम्मीदवार चयन में सहभागिता स्वतः ही टेक्निकली हो रही है, टेक्निकली भी हो रही है। मैं तो सिंपल सा सवाल है, चलिए खुश मान सकते हैं, ये कहा जा सकता है कि कार्यकर्ता बहुत खुश होता है कि एक दिन पहले कोई ज्वाइन करता है और उसको टिकट थमा दिया जाता है। खुश है कार्यकर्ता इससे? आपको हम यहाँ मैं तो ये जानना चाह रहा हूं, जो कैंडिडेट होता है उसके साथ होता है और हमारा कार्यकर्ता संगठन के साथ खड़ा है। संगठन जो तय करेगा, स्थानीय समीकरण, कार्यकर्ता और आमजन तीनों के साथ मिलकर जो तय करेगा, संगठन जो निर्णय करेगा, हमारा कार्यकर्ता उसके साथ है। साइकोलॉजिकल मैं मानती हूँ, यदि मन में है आपके डेमोक्रेटिक इलेक्टेड पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन का यदि आपने सामान बनाया है, तो उसके बाद यदि आपकी इच्छा पूरी नहीं होती है तो थोड़ा सा इफेक्ट पड़ना स्वाभाविक है, लेकिन समय है, मनाया जाएगा, रूठे घर आएंगे। और मैं ऐसा सोचती हूँ कि जो आपकी चिंता है, बार बार आप चिंता व्यक्त कर रहे हैं, 2008 को दोहराया, 2008 दोहराया नहीं जाएगा और फिर से कमल खिलेगा, आम जन के मन से कमल खिलेगा। योगेंद्र जी, आपकी चिंता जो है उस पर भी चिंतन करेगी भाजपा। चिंतन नहीं, चेतावनी, मेरे चिंतन नहीं है, मैं आपको आगाह कर रहा हूँ। और दूसरा, मेरे सवाल का बहुत सिंपल सा सवाल था, उसका आपने जवाब नहीं दिया। मैं ये चाह रहा था कि कार्यकर्ता की पीड़ा मैं समझना चाह रहा था, आपने तो बिल्कुल उसमें बता दिया। मैं तो सिंपल सी बात जानना चाह रहा था कि बागी तो आप लड़ने दीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन जो पार्टी की विचारधारा से कोई ताल्लुक नहीं रहा, गालियां पानी पी पी के देते रहे पर विपक्ष में रहते हुए वो लोग, वो अगर किसी पार्टी का दामन थाम लेते हैं फिर उसको विचारधारा याद आ जाती है। एक ही दिन में कैसे वो उनका नजरिया बदल सकता है? योगेंद्र जी, देखिए, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अपनी विचारधारा को व्यक्त करना, अपनी श्रद्धा दिखाना, यदि उन्होंने बोला है अवसर दिया जाए उनको तो अवसर दिया जा सकता है। चाहे आपने देखा हो किसी भी पार्टी के अंदर, राजनीतिक दलों में
दल बदलना एक प्रक्रिया है, लेकिन स्थानीय समीकरण में जितना कैंडिडेट लगता है और उसको हिस्सा दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी तो एक ऐसी पार्टी है जो सबको शामिल करके सबका साथ सबका विकास, जो भी आना चाहे उनका स्वागत है, और स्वागत आके अपनी सेवा करते हैं, कार्य करते हैं तो कोई भी आ सकता है। तो मैं ये कहूंगी बिल्कुल सही कहा आपने, सबका विकास। खैर चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपने ये कहा भी नहीं था कि केवल विकास बीजेपी के लोगों का होगा, सबका साथ सबका विकास। कोई बीएसपी से आ रहा है तो उसका विकास करिए, कोई कांग्रेस से आ रहा है तो उसका विकास करिए। खैर चलिए, मैं लांबा जी आपके पास एक बार फिर आना चाहूंगा। ये देखिए, कहा तो ये जाता है कि बीजेपी का इंटरनल मामला है, लेकिन कांग्रेस लगातार बीजेपी की बगावत पे कमेंट भी कर रही है और निगाहें भी बनाए हुए हैं जी। कमेंट इस तरह से कर रहे हैं कि बिल्कुल कुनबा संभल नहीं रहा जी। जो दौर चला बैठकों का वो महज एक दिखावा था। देखिए योगेंद्र जी, मैं 1 मिनट का टाइम तो जो मैडम बोल रही थी अभी उस पे लूंगा, बाकी आपकी पूरी हर बात का मैं जवाब दूंगा। मैडम ने कहा कि बीजेपी ने 12,000 लोगों का सर्वे करवा के टिकट दिया। अभी मैं आपके ऑफिस सुन करके कार्यकर्ताओं को बिल्कुल सुन करके, गंगानगर के बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का बयान आया था कि मैं पार्टी का वफादार कार्यकर्ता हूं, मैं पार्टी के साथ रहूंगा, बीजेपी प्रेसिडेंट कह रहा था। लेकिन वे विनीता चौहान जो कैंडिडेट आई है, इसको मैं नहीं जानता। ये बीजेपी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो बागी नहीं हुआ है, जो अभी भी पार्टी में, वो कह रहे हैं मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मैं तो पार्टी के इसके साथ रहूंगा। लेकिन सुनने के आधार पर चैनल पे बयानबाजी करना। दूसरी एक एग्जाम्पल, मुझे नहीं लगता ये कुतर्क है, रहे थे मैडम, ये कुतर्क है आपका। ये आप डेमोक्रेसी खत्म करना चाह रहे हो। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों को आके कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, आरबीआई सीबीआई, ये क्या हालात किए आप समझो। पहले दूसरों को सुनना भी सीखो। दूसरी बात तो आपने उड़ाई है, बिल्कुल वो तो देश देख रहा है ना। दूसरा एग्जाम्पल, जो एक इनके दिग्गज नेता है कृष्णा राम जी नाई, उनका 2 साल पहले वो वसुंधरा जी से मिले थे, 2-3 साल पहले। उन्होंने ये कहा कि मैडम, जिस प्रकार की जो कांग्रेस सरकार की, पूर्ववर्ती सरकार की जो योजनाएं थी, वो हमने जब से बंद की है, हम जनता को फेस नहीं कर पाए। चाहे वो वृद्ध पेंशन बंद की है, चाहे जो मेडिकल, फ्री मेडिकल की, जिस प्रकार उन्होंने अपनी बात रखी थी पार्टी की, तो वसुंधरा जी ने कहा था कि अगर आप नहीं फेस कर सकते तो दूसरा चेहरा भेज दिया जाएगा। ये भाजपा की योजनाओं की तारीफ आपके मुख्यमंत्री जी ने की है। मेरे से जो योगेंद्र अशोक गहलोत जी ने लोगों को वादा किया है। आप मेरे सवाल का जवाब आप दे दो। ये जो कह रहे हैं कि लिस्ट, नहीं आप ही दीजिए जवाब। तो मैं यही देना चाह रहा हूँ कि मैंने भगवान उनको ओशो को पढ़ा है। उन्होंने एक बात कही है कि हमारे जो देश है ना, उसमें जो सिस्टम है कि जब रिश्ते होते हैं तो वो बड़े जल्दी हो जाते हैं कि किसी ने बता दिया कि साहब ये लड़के की एजुकेशन क्वालिफिकेशन जॉब है, लड़की की है, तो वो तुरंत रिश्ता कर लेते हैं। लेकिन भारत में ये भी एडवोकेट बैठे हैं, मैं भी बाय ऑक्यूपेशन एडवोकेट हूँ। जब डाइवर्स की बात आती है तो उनके 20 साल उनके बूढ़े हो जाते हैं। तो उनका मानना ये था कि जो रिश्ता होता है वो तो बड़ा, उसमें टाइम लगना चाहिए, और डाइवर्स है अगर नहीं बन रही है तो कोई बात नहीं, तुरंत हो जाना चाहिए। यही बात मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी, जब से सचिन पायलट साहब ने राजस्थान का नेतृत्व संभाला था, पायलट साहब ने एक बात कही थी कि मुझे नहीं पता किसको टिकट मिलेगी, लेकिन मैं राहुल गांधी जी के सामने उन्हीं लोगों की जाके वकालत करूंगा। मैं भी, हमारे अशोक गहलोत साहब, तमाम सीनियर नेता जो 5 साल रह करके जनता में संघर्ष करेंगे। मैडम इसलिए तो कार्यालय के बाद आप डिक्लेयर कर दो। हम तो डिक्लेयर कर चुके हैं, लिस्ट लाइए। उन लोगों ने 5 साल संघर्ष किया है, इसीलिए संघर्ष किया। 2 घंटे में सवाल इस बात का है कि 5 साल के लिए जो लोग जनता में जाएंगे, जो लोग जनता के सुख दुख तकलीफ में भागीदार बनेंगे, उनकी लिस्ट आने में घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, 19 तारीख। चलो अपने बात पूरी करें, इस बात पे नहीं आया बात। सचिन पायलट साहब का संदेश बताइए एक बार। बिल्कुल, सचिन पायलट साहब का संदेश है कि जिन लोगों ने 5 साल संघर्ष किया है जनता के लिए, जो लोग मैदान में रहे हैं 5 साल जनता के लिए, और जिन लोगों ने हमारी जो योजनाएं थी पहले जिस प्रकार बंद किया इन्होंने, तो उन लोगों ने संघर्ष किया किसानों के लिए। लामा जी, मेरा छोटा सा सवाल है आपसे, यही मैंने निमिषा जी से पूछा था, लेकिन पूरी तरह से जवाब नहीं दे पाई। मैं आपसे पूछ रहा हूं, सचिन पायलट साहब के बयान पे मैं आपसे भी चर्चा करूंगा और कोशिश करूंगा कि आप ही उस डिबेट में आए जब कांग्रेस की लिस्ट आएगी। आप आएगी क्या? लिस्ट 100% आएगी, क्यों नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी, कांग्रेस नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। मैं तो आपसे बात जानना चाह रहा हूं कि जब लिस्ट आएगी उस वक्त जब लगेगा कि ये चेहरे कहां से आ गए, दागी बागी सब कुछ होंगे, दूसरी पार्टियों के भी होंगे, उस पोजीशन में मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या
वास्तव में सचिन पायलट साहब का उस वक्त का संदेश 4 साल पहले का आप उस पर कोट कर पाएंगे उस समय कि हाँ बिल्कुल हमने कहा था, आज भी वैसा ही चल रहा है। क्योंकि अभी तो देखिए मुट्ठी बंद है, जब खुलेगी तो पता लगेगी, इसमें हस्तरेखाएं भी दिखेंगी, उंगलियां भी गिनी जाएंगी, सारी चीजें गिनी जाएंगी। अभी वक्त का हम इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो ऑपरेशन बीजेपी की लिस्ट का कर रहे हैं, वो इस वजह से कि खुल चुकी इनकी। लेकिन फिर भी मैं तो कहूंगा कि मोर्चे में बाजी मार ली इन्होंने, एटलीस्ट 2 लिस्टें तो जारी कर दी। बाजी तो समझ में आ रही है ना, पूरे राजस्थान में इनकी जो बगावत हो रही है। मैं तो ये कह रहा हूँ, ये तो बगावत है इनके नेताओं की। सर ढोल बजेगा तभी तो हो जाएगी, बजाए नहीं अभी तो जाएंगे तो घुस नहीं पाएंगे। लिस्ट तो ले आओ। अरे घुस नहीं पाएंगे, जनता में जाएंगे तो किरोड़ी काजी मीणा आपकी पार्टी के सांसद ने आलू से सोना बना रही है 20,000 करोड़ का हमारे सरकार की जो पूर्ववर्ती सरकार की जो पब्लिक वेलफेयर की भाई मेरी लिस्ट जनता आपसे जवाब मांगेगी। आप 15 लाख रोजगार देने का जो वादा करके आए थे, 1 लाख शासन, अरे आ जाएंगे ना आप लोगों को हराएंगे मैदान में। तो आपके क्यों बैठे हो डर के अंदर? अरे ऐसे छुपा के क्यों रख रखा है? अरे लाइए सामने, मर्यादा निकालने से कुछ नहीं होता है। जनता को फेस करना सीखिए, घुसने नहीं देगी जनता को। अरे जनता, अरे काले झंडे से क्यों जी ने भरतपुर की यात्रा क्यों बंद कर दी? उम्मीदवार आप के बाद में सम्मेलन कर रही थी, कितने आदमी थे? बिल्कुल, और आपको राजस्थान की जनता जवाब दी। एक लिस्ट जारी कर पाए, राजस्थान की जनता जवाब देगी। मैं एक बागी का जिक्र करना चाहूंगा, एक बागी का जिक्र करना चाहूंगा। कृष्णाराम नाई का आपने जिक्र किया। कृष्णाराम नाई जी 2008 में भी उन्होंने बगावत की थी, आपको ध्यान होगा। जी तो मैं बता देता हूं, डूंगरगढ़ से उन्होंने चुनाव लड़ा था 2008 में भी। और 2008 में देखिए, क्योंकि इनेलो के समझौते में बीजेपी ने वो सीट दे दी थी और 44,250 मत मिले थे, क्योंकि सीट बाद में गई थी इनेलो के पास में। बीजेपी को यहां से मात्र 4422 वोट मिले थे उस वक्त, मात्र, क्योंकि समझौते में चले गए थे, इस वजह से ज्यादा काउंट भी नहीं कर सकते। और कृष्णाराम नाई के और इनेलो के बीच में बहुत ज्यादा गैप नहीं रहा था। उनको वापस 2013 में टिकट दी गई, वो जीत के आए। एक बार फिर उनकी टिकट काट दी गई तो वो निर्दलीय लड़ेंगे। चलिए भंडारी साहब, आपके पास आना चाहूंगा मैं ये जो पीड़ा एक कार्यकर्ता की थी, मैंने निमिषा जी से पूछा, उन्होंने अपने तरीके से जवाब दिया। लांबा साहब से पूछा, उन्होंने अपने स्तर पे जवाब दिया। ये देखिए, कुमार विश्वास का भी जवाब देना। हाँ, सब देंगे, क्योंकि आप पीड़ा है ये। देखिए मैं बहुत आप किसी को ला करके बैठा देते हैं। जवाब दो ना, आपके संस्थापक उनका भी जवाब दे देना एक बार, लांबा साहब को भी खुश करिए। और सवाल पूछा, मुझे जवाब दूंगा सब बात का। देखिए योगेंद्र जी, वक्ता है आप। योगेंद्र जी बताऊं क्या? हाँ, एक कार्यकर्ता बहुत काम करता है और जब उसका नाम टिकट में नहीं मिलता है, बहुत तकलीफ होती है उसको। पहली बात तो ये है। दूसरी बात है, जो कार्यकर्ता किसी को पसंद नहीं करते, अच्छा नहीं है, या दागी बागी कोई आता है दूसरी पार्टी से, उसे जब टिकट देता है बहुत तकलीफ होती है कार्यकर्ता को। इसमें कोई दोहराई नहीं है, बता नहीं रहे, मन में बहुत पीड़ा होती है, क्योंकि कर कुछ नहीं सकते। करने की ताकत होती है वो तो फिर करके दिखाता है। तो ज्यादातर कार्यकर्ता में ताकत नहीं होती है, तो मन में कुड़ता रहता है, घर आके बैठ जाता है, बाद में जाके उसको मनाया जाता है तो बेचारा आकर के काम कर लेता है। ये बात है, तो पीड़ा तो बहुत ज्यादा होती है। अगर आज मैं भी होऊंगा कहीं तो मुझे पीड़ा होगी, इसमें कोई दोहराए की बात नहीं है। आप कुमार विश्वास जी कह रहे थे, ये कुमार विश्वास जी हैं, हमने एक पॉलिसी बनाई थी, उस हमने क्या है पॉलिसी के तहत काम किया था। वो पॉलिसी थी जो जिन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा था उनको हमने राज्यसभा में टिकट नहीं दिया। उसी के आशुतोष भी बाहर हो गए, कुमार विश्वास भी बाहर हो गए। तो जो हमने पॉलिसी बनाई उस पॉलिसी के कारण बाहर हुए। अब उनको तकलीफ होगी तो उसमें हुई है तकलीफ। तो तकलीफ जो होती है, जो आप सोच के बैठते मुझे मिलेगा और दूसरे लोग ऐसा हो नहीं, तो आपकी बात का जवाब ये है, एक पॉलिसी तहत डिसीजन लिया गया था। अगर आपका कोई पॉलिसी तहत डिसीजन लिया जाए, लगातार संगठन में काम करते रहे हैं भंडारी साहब। तो काम कर रहे हैं, मैं कब नहीं कर रहे हैं ना, आज भी है ना। अब वो जो बोल रहे हैं, जैसा जयपुर में भी बोल के गए, अच्छी बात है ना। ये तो हमारी पार्टी में हमने रखा हुआ है, फिर भी निकाल रहे हैं ना। मैं ये कह रहा हूं, अच्छी बात है। निंदक मेरा एक छोटा सा सवाल, जिन सिद्धांतों के लिए आप आए उन सिद्धांतों पे है नहीं। मेरा छोटा सा सवाल, एक छोटा, उनका भी जवाब दे देना। बिल्कुल, आपने एक बात कही कि पॉलिसी मैटर करती है पार्टी के अंदर। जिस पॉलिसी को जो फुलफिल नहीं कर पाता है उसका टिकट काट दिया जाता है। तो ये ऐसा भी तो हो सकता है कि बीजेपी की अपनी कोई पॉलिसी हो जिसमें जिस व्यक्ति को बाहर किया है, टिकट कटा है उनका, मंत्री हो चाहे विधायक हो या कोई सीनियर वर्कर हो, एक पॉलिसी का एक पॉलिसी के तहत भी फ्रेमिंग में जो नहीं बैठ पा रहा है उसको बाहर किया होगा। मैं जाता हूं। देखिए टिकट आप क्यों काट रहे हो,
मंत्री देवी काट रहे हो, या तो बहुत करप्ट से काट रहे हो आप, तो अच्छी बात है। ये कह दें कि ये आदमी बहुत इसमें करप्शन चार्ज थे, जनता काम नहीं किया, टिकट काट रहे हैं, समझ में आ सकता है। ये बता दें, मुझे वाली बात नहीं है। तो ये बताया नहीं उन्होंने क्यों काट रहे हैं टिकट। अगर जैसे बता रहे थे, नाम ले रहे थे, मान लो अगर मैं उनको टिकट उनको दे दिया, उसको नहीं दिया, वो आरोप लगा रहे हैं, तो ये तो बताओ, सुरेंद्र गोयल जी को जवाब दे दो कि देखो भैया ये कारण था, इससे आपको हटा दिया हमने, आप करप्ट जा रहे थे, ये करप्ट नहीं है, ये करप्ट कम है। अगर ये बताए तो कोई दिक्कत नहीं। अगर पॉलिसी है, डिसीजन लिया गई, मैंने कहा ना हमारी पॉलिसी है। आप कह रहे हो कुमार विश्वास बोल रहे थे, हम तो निंदक नियरे राखी है ना, वो बोल रहे हैं ना, हमारी पार्टी ने थोड़ा निकाल छोड़ दिया उनको, ठीक है बताइए, वो बता रहे हैं, उन पर विचार किया जाएगा। हम तो चाहते हैं, हमारे यहाँ यही तो खास बात है, धक्के देके निकालते नहीं है, जो बात वो कह रहे हैं, चांस दे रखा है ना, सरेआम कहिए, आप कह दो कहोगे, दूसरे ने आपको पार्टी निकाल देंगे। सोमनाथ वो मंत्री, पूर्व मंत्री है ना, सरकार एमएलए है ना हमारे अभी। सॉरी मैं क्षमा चाहूंगा, जो आपके मिनिस्टर थे उन्होंने बगावत की थी। कौन से बगावत की थी? अब एक मंत्री एमएलए थे, उन्होंने खूब आरोप लगाए थे। देखिए आरोप तो देखो, आरोप तो लगाने वाली बात अलग है। पार्टी ने अपने पिछले, लेकिन मैं एक बात चैलेंज करता हूँ, योगेंद्र जी, मैं आपके चैनल पे जिम्मेदारी एक बात कर रहा हूँ, एक मिनट के लिए। हमने 4 पॉइंट तय कर रखे हैं, क्रिमिनल ना हो, करप्ट ना हो, कैरेक्टरलेस ना हो और कम्युनल ना हो। सीडी कांड तो दिल्ली में हुआ था ना, एक मिनट सुन तो लो मैडम, हुआ था ना, निमिषा सुन लो, अभी आपको जवाब दूंगा सही बात का। ये 4 चीज यदि किसी कैंडिडेट में पाई गई, आज भी हमने 104 डिक्लेयर कर दिए, या 50 आज कर देंगे, 155 डेढ़ अफसर हो जाएंगे। योगेंद्र जी, मैं आपके चैनल से कह रहा हूँ, एक भी उम्मीदवार के बारे में आगे बता दोगे, ये है उसी वक्त टिकट हम काट देंगे। ये मैं 4 बातें रखी हुई है। देखिए, वो तो आप एक कैंडिडेट के कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, मैं तो सर वो बात जानना चाह रहा हूं आपसे कि अगर टिकट किसी का काट दिया जाता है, बहुत तकलीफ होती है, दूसरे व्यक्ति को लाके बैठा दिया जाता है, जो आपके कुंबे का नहीं होता है, मैं उस पोजीशन की बात करना चाह रहा हूं आपसे। मैं वही कह रहा हूं, हालांकि आपकी पार्टी को बहुत लंबा एक एक्सपीरियंस नहीं है, नहीं पीड़ा क्या होती है कार्यकर्ता मैं कह रहा हूं, लेकिन आपका खुद का अपना एक लंबा एक्सपीरियंस है, देखते हैं बहुत। योगेंद्र जी, मैं जानना चाह रहा हूं, बहुत तकलीफ होती है, नींद नहीं आती है, खाना नहीं खाया जाता है, लोगों को जवाब दे नहीं पाते हैं कि मैंने इतना अच्छा काम किया। लोग बाहर पूछते हैं आप इतना बढ़िया काम किया और फिर टिकट ही मिला आपको, तो उसको बेचारा तकलीफ तो बहुत जबरदस्त होती है, क्योंकि जो आया है ना वो उससे मतलब वो तो एक अच्छा आदमी है, जो आया हुआ है वो आदमी घटिया दागी बागी है, वोट क्या गया, वहां पहले लाभ ले लिया कांग्रेस में, अब भाजपा में आ गया, भाजपा में आगे लाभ ले गया, कांग्रेस चला गया। ये जब करता है तो बहुत ज्यादा पीड़ा होती है सर, ये महसूस कर सकते हैं हम भी, और आप भी महसूस करते हो, ये महसूस करते हैं। ये बोल नहीं पाते हैं, क्यों बोलेंगे तो कल से इनके सफाई हो जाएगा, पार्टी से बाहर निकाल देंगे। लेकिन मैं एक बात, पार्टी से थी पहले, हाँ कांग्रेस से तो आएंगे वहां, तो मैंने कहा ये 4 बात बता दो तो नहीं, तो फिर वहां भी कार्यकर्ताओं की तकलीफ, तो कार्यकर्ता नहीं, हमारे तो कार्यकर्ता नहीं, हाँ मैं जवाब दे रहा हूँ आपकी बात सुन लो, मैं आपका जवाब दे रहा हूँ, सुन तो लो मेरी बात का, आपकी नहीं मैं वही बात भावनाओं की मैं करता हूँ, लेकिन मैं आपकी जवाब दे रहा हूँ, वहां भी है जो आप कह रहे हो वो है नहीं भी, आप ये कह रहे हो भी कांग्रेस से आई या बीजेपी से आई, तो आप जो बात कह रहे हो उसी बात जवाब दे रहा हूँ। सवाल इस बात का है भंडारी जी, योगेंद्र जी, मैं आपको भी कह रहा हूँ कि देखिए ये बात है, चाहे बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, आम आदमी की हो, और आप सब ये सर्व सत्य बात है कि एक विधानसभा क्षेत्र में अगर 10 एस्पिरेंट है तो एक आदमी को टिकट मिलेगी, लेकिन जो लोग वफादार है पार्टी के, जो पार्टी के साथ काम करते हैं, उस आदमी को जिसको भी टिकट दिया, पार्टी ने फैसला दिया, उसको जिताने का काम करते हैं। तो ये जो शीर्ष नेता है उनका काम होता है कि उसको सत्ता का मतलब, सत्ता में भागीदारी का मतलब मात्र एक विधायक एमपी नहीं होता है, उसके बाद प्रधान, चेयरमैन, बोर्ड, उसमें उसका ये ध्यान रखने की बात है। एक मिनट मैं भंडारी जी, मैं आपका जवाब दे रहा हूं, वहां ये ध्यान देने की बात है कि टिकट भी दे दी, उसके चहेतों को ही दूसरे पद नहीं दिए जाए। अगर पार्टी के वफादार मैं वही बता रहा हूँ, उनको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। मैं ये बात बता रहा हूँ, हमारी पिछली बताऊंगा आपको, तो के डायरेक्ट चुनाव करवाने, निकाय के डायरेक्ट चुनाव अशोक गहलोत जी ये लेके आए थे कि डायरेक्ट चुनाव होंगे, तो उसमें जो सेकंड कैटेगरी के जो लोग हैं जिनके एमएलए टिकट काट दी थी, ऐसे राजस्थान में लोगों को कांग्रेस ने महत्व दिया था, तो इस पर आते ही बीजेपी ने बीजेपी ने उसको बंद कर दिया, और चेयरमैन के जो चुनाव खरीद फरोख्त का मामला चला। मेरा कहने का मतलब है कि उनकी भागीदारी होनी चाहिए। मैं जवाब दे रहा हूं ना, ऐसा है, देखिए आपकी पार्टी से हमारी पार्टी सिद्धांत क्या है, अलका लांबा कब आई थी, जब हम सरकार छोड़ के आ गए थे, उस टाइम ज्वाइन कर लिया था, पहली बात तो ये है। ऐसा नहीं है कि आते टिकट दिया, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, हमारे कार्यकर्ता इस लेवल के भी नहीं पहुंचे हैं कि वो चुनाव लड़ने या नहीं लड़ने, कोई विरोध नहीं, हमारे साथ आ रहे हैं। नहीं आप सुन तो लो, विरोध देखिए ऐसा है,
हमारे यहाँ कोई विरोध हुआ क्या? किसी ने आगे कहा क्या, हंगामा किया क्या? विरोध नहीं हुआ ना। आज भी राजस्थान के अंदर है, बहुत से कार्यकर्ता हमारे से हैं जो चुनाव लड़ने के लेवल में भी नहीं है, अनुभव भी नहीं है, चाहते भी नहीं है, फाइनेंशियल स्ट्रांग भी नहीं है। तो ये 4 चीज देखकर दूसरा आता है तो उसको हम टिकट देते हैं। लेकिन ये 4 चीज अगर नहीं होगी, इसके अंदर एक भी कमी होगी, टिकट तुरंत काट देंगे। अगर ये आप इस सिद्धांत बना लोगे हम तो बहुत खुश होंगे। सर, राजनीति बदलने के लिए आए, सत्ता में शौक के लिए नहीं है हम, और वही करके दिखा रहे हैं। केजरीवाल एक बात रखती है, दिल्ली में रात को मालूम पड़ा कि आज आदमी 6 लाख रिश्वत मांगी है, सुबह पहले उस मंत्री को निकाल दिया, उसे हटा दिया मंत्री वाले पद से। ये होती है ईमानदारी। यही तो कह रहा हूं, यही चाहता हूं मैं। आप अपनी पार्टी में हमेशा जी आप भी ये करिए। चलो, लेकिन बीजेपी में चर्चा पर एक बार निमिषा जी के पास चला जाऊं, टिकट दे दी गई। निमिषा जी के पास चला जाऊं, एक बार निमिषा जी के पास में फिर जाना चाहूंगा। निमिषा जी एक बात आप, हाँ बोलिए आप, हाँ सुन रही थी। हाँ बोलो पहले तो आप बोलिए। लीडर फॉलोअरशिप होती है, लीडर्स को फॉलो करना है, वो पॉलिटिक्स परिदृश्य में ऐसी चर्चाएं हो रही है। जहां पर कैडर फॉलो करना है, जहां पे संगठन को फॉलो करना है, संगठन आधारित होता है, वहां पर ऐसी चर्चाएं नहीं होती है। जैसे वहां पर है एक परिवार, कांग्रेस है, एक परिवार की राजनीति। निमिषा जी, कैडर और विचारधारा बची है किसी पार्टी की? कैडर और विचारधारा करोड़ खा गया वसुंधरा जी, 20,000 करोड़ रुपए खा गए। आत्मविश्वास की बात आपसे जल्दी नहीं है। 35 टिकट उनके थे, बिल्कुल पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जेल पर हो, पार्टी शायद वो हेड में नहीं जोती की बात की राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला अत्याचार, राष्ट्रीय तरीपार का क्या होगा? अत्याचार में नंबर 1 बना दिया भारत। जिसका राष्ट्रीय तरीपार हो, पार्टी है की भ्रष्टाचार अरे रक्षा मंत्रालय तक आपने भ्रष्टाचार जो है। आज आप यहाँ बैठ करके बात शिप में डैमेज कंट्रोल नहीं होता है। तड़ी पार का मैडम, तड़ी जवाब का हमारी बात का पार्टी है, वहाँ डैमेज होता ही नहीं है। निमिषा जी, जहाँ तड़ी पार क्या है, फिर कमल से जितना कीचड़ फैलाओगे, जितना कीचड़ फैलाओगे उतना कमल खिलेगा। भारतीय जनता पार्टी फिर से आपका कमल कीचड़ फैलाओगे उतना कमल खिलेगा। राजस्थान में फिर से कमल खिलेगा। राजस्थान में फिर से कमल खिलेगा, क्योंकि हर मन से भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि आज डिजिटलाइजेशन से पारदर्शिता, जवाबदेहिता दोनों का सुशासन स्थापित हुआ है राजस्थान के अंदर। देखिए, आज कांग्रेस जो उम्मीदवार की लिस्ट तो घोषित नहीं कर पा रही है। आप 2.5 महीने तक आपका प्रदेश से 2.5 महीने माना था, कैडर बात करता। मैडम कैडर बेस की बात करते हो, 2.5 महीने तक आपका अध्यक्ष नहीं हुआ, 2.5 महीने तक आपका अध्यक्ष नहीं हुआ, ऑप्शन के करेक्टर के सारे चार्जेस 2.5 महीने तक आपका अध्यक्ष नहीं हुआ, और कैडर बेस की पार्टी की बातें कर रहे हो आप। आपकी पार्टी के सांसद 30,000 करोड़ रुपए का घोटाले का आपकी कमल तो खिल के रहेगा, जनता बताएगी ना आपको, तो खिलेगा, आपके हाथ में नहीं खिलेगा कमल, जनता मन से जनता तय करती है। तक पहुंचिए, स्टूडियो में बैठ के आप तय नहीं करते हो कि जनता तय करेगी, जनता को दिखा देना चाहिए मैदान में, जनता में आप बिल्कुल मैदान में जाएंगे। उम्मीदवारों की लिस्ट तो लाइए, जाइए, आ गई ना, हम उतर चुके हैं। आपने जो आप जाइए जनता से बात करिए। आज ग्रामीण सड़कों का निर्माण हुआ है, क्या बात है, बिजली, पानी, ये पानी 4 गुना दाम बढ़ गए मैडम, पानी के दाम 4 गुना बढ़ गए, पानी के 4 गुना दाम, बिजली 2.5 गुना दाम बढ़ गए, दे नहीं पाए आप। शराब की दुकान ज्यादा हुई है, शराब की दुकान ज्यादा हुई है, यहाँ पर हाल कर रहे हैं छोड़ के किया मुख्यमंत्री नहीं है। जन के मन आपका किसान मर रहा है, सैनिक मर रहा है, मजदूर मर रहा है, बजरी खनन में आपकी वसुंधरा जी 500 रुपए का घोटाला करके बजरी खनन में झूठ, लाखों मजदूर बेरोजगार हो गए। काय का मन है आपका? ऐसा मन से बचाए कांग्रेस, भगवान बचाए ऐसे मन से करिए। आज जनता चले, मैं रोकना चाहूंगा, समय का अभाव है। खैर चलिए, हम एक मजमून लेकर के आए थे कि बगावत के सुर किस तरह से बोले जा रहे हैं और बगावत की वजह क्या रहती है। क्या वास्तव में दूसरी पार्टी से जो लोग आते हैं शॉर्ट टाइम में पैराशूटी जिन्हें कहा जाता है, उन्हें गले लगा दिया जाता है, टिकट से नवाजा जाता है। कार्यकर्ता की पीड़ा क्या होती है? बगावत का एक बड़ा कारण यह होता है, या बगावत का कारण होता है कि अपेक्षाएं पाले बैठे होते हैं, सामने उसके वर्कर्स होते हैं, कहते हैं कि नहीं चुनाव तो लड़ना है नेताजी। और 2 बातें और सामने आती हैं। पिछले कुछ वक्त से एक ट्रेंड चल गया है कि अगर आप बागी हैं, आपकी किस्मत है, अगर जोड़ तोड़ में अगर जरूरत आपकी पड़ती है तो आप मंत्री भी बन सकते हैं।
और अगर आप हार जाते हैं या जीत जाते हैं चुनाव तो पार्टी गले भी लगा लेगी, क्योंकि 5 महीने बाद 4 महीने बाद ही लोकसभा के चुनाव हैं। तो भाजपा काम तो राजस्थान में बागी मेघालय में उन्हें ऐसा लगता है, हमारी कुछ लोगों से बात हुई है, तो उनके वर्कर से जो बात हुई उसके आधार पे उत्तराखंड में किया है। ये बात कही जाती है कि देखिए खोने को कुछ नहीं है, ये अगर हमारी लॉटरी लग गई तो पाने को सब कुछ है। खैर चलिए, बगावत शुरू हुई है, टिकट और आने दो, उसके बाद में तय होगा कि बागी कौन है, कितनी सीटों पे बगावत हो रही है, उसका फायदा नुकसान क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। अभी तुरंत ही कहना बहुत जल्दबाजी होगी। अभी तो हम उस तस्वीर पे बात कर रहे हैं कि जो नेताओं के सुर बाहर निकल रहे हैं और जो कह रहे हैं कि संगठन ने अनदेखी की, हम चुनाव जरूर लड़ेंगे। तो चलिए अब एक बार हम बगावत पे जरूर चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल सत्ता का महासमर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।